हमने ये प्रूफ कर दिया इस एक्सपेरिमेंट से। अब कैसे, देखो इनकी बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर वाली बात बताता हूँ। देखो ये जो इमेज है, यहाँ पर जो गोल गोल जो चीज़ें दिख रही है ना, ये असल में क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, ये असल में प्लांट्स के स्पर्म होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि प्लांट्स को जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर इनको अपने पॉलन ग्रेन्स पहुँचाने होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। पढ़ेंगे बायोलॉजी में, मैं ही पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स को जब पानी में रॉबर्ट ब्राउन देख रहे थे एक दिन, तो उनको दिखा कि जो पॉलन ग्रेन्स कभी इधर कभी उधर ऐसा जिगजैग भाग रहा है। तो इनको ऐसा देख के लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ना कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे। तो उन्होंने क्या किया, रीज़न पे रिसर्च किया, यानी कि इस पर्टिकुलर फिनोमेना में इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। और रिसर्च करके जो बात इनको मालूम चली वो ये चली कि पॉलन ग्रेन्स इसलिए मूव कर रहे हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। पॉलन ग्रेन्स ऐसे ही नहीं हिल रहे हैं पानी में, उनको लगातार पानी के जो पार्टिकल्स है ना वो हिट कर रहे हैं। और पार्टिकल्स क्यों हिट कर रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर के पार्टिकल्स मूव करते होते हैं, इसलिए आपका जो पॉलन ग्रेन्स है हमको जिगजैग मूवमेंट करते दिखाई देते हैं। अब पानी को जितना अधिक आप गर्म करते हो उतना तेज इस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वार्मर द वाटर फास्टर द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, पानी को गर्म करने से क्यों और तेजी से घूम रहे हैं, क्योंकि होता ये है बेटा कि जैसे अपन कोई चीज़ को गर्म करते हैं ना तो उसके अंदर ना एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से और जोर जोर से इसको मारेगा पॉलन ग्रेन्स को, और पॉलन ग्रेन्स और तेजी से घूमेगा। क्लियर है। तो इस मोशन को, जो ये जिगजैग हमको दिखाई दे रहा था पॉलन ग्रेन का, इसी मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये हो गया ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन मैंने आपको एग्जांपल दिया था लिक्विड का, बट ये गैसेस में भी आप देख सकते हो। कैसे गैसेस में, देखो जैसे आपके स्कूल का या आपके घर का कोई रोशनदान होगा ऊपर में, उसकी तरफ देखना, जैसे इसमें भी देख लो आप, इस रोशनदान में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे सनलाइट जैसे ही पड़ रही है कमरे में तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो इसी को, तो ये जो मूवमेंट कर रहे हैं आपका डस्ट पार्टिकल्स, क्या ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं, नहीं। Actually, these dust particles are moving because they are constantly being hit by the particles of the air. Clear है? So, when a beam of sunlight enters a room, we can see tiny dust particles suspended in air. ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये जिगजैग मूवमेंट है, चाहे वो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स का हो या पॉलन ग्रेन्स का हो, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन। और ये जो ब्राउनियन मोशन है दोस्तों, इससे हमको ना मैटर का जो नेचर है इसके बारे में दो कंक्लूजन जानने को मिलते हैं। पहला कि जो मैटर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था डिवीजन वाले में। और दूसरी बात कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि जो ये दो कंक्लूजन है दोस्तों हमको ब्राउनियन मोशन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने कर लिया भाई क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने समझ लिया एविडेंस को, हमने समझ लिया मैटर को, इतना हमने समझ लिया बेटा। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा मेरे साथ पे थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे अब ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखेंगे, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, पार्टिकल्स का। मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये बहुत छोटे होते हैं। अभी हमने देखा भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये भी हमने अभी देखा, ठीक है। इसको भी और बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा आपको। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये भी हमने देख लिया है ब्राउनियन मोशन में और डिफ्यूजन में। और जो चौथा चीज है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इनमें से जो चीजें बची है मैं आपको फिर से एक एक करके अच्छे से और समझा देता हूँ। अगर आपको एग्जाम में आएगा कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आप इन चारों को भी लिख के आ जाओगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। बट अब मैं इसके एक्सपेरिमेंट के साथ में आपको और डिटेल में चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इस बात को अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेते हैं। जैसे कि क्या लेंगे, देखो पोटेशियम परमैंगनेट को लेना है किसके साथ में, वाटर के साथ में, ठीक है, मिला देना। अब क्या करना, आपको क्या करना है कि आपने बस ये 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, इसको 100 मिलीलीटर ऑफ पानी में मिला देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको इस पानी में यानी कि जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला हुआ है उसमें से 10 मिलीलीटर पानी निकालना है और एक फ्रेश पानी में जो बिल्कुल साफ है, जो 90 मिलीलीटर है, उसमें इसको डाल देना है। और ऐसा आपको 5 बार करना है, ठीक है। अब 5 बार करने के बाद आपको पता है क्या दिखेगा,
5 बार करने के बाद आपको देखिएगा कि वाटर इज स्टिल कलर्ड, यानी कि पानी अभी भी आपका कलर्ड है। तो ये देख के दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने छोटे होते हैं आपका क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के, जो 5 बार इस टाइप की डिस्टिलेशन की प्रक्रिया को करने के बाद भी आपका वाटर में हमको मौजूद दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकेंड जो चीज़ है वो ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखना पहले बीकर को, ये पहला बीकर, ये दूसरा बीकर, ये आपका तीसरा बीकर। हमने क्या किया, ये पहला बीकर है, इसमें मार्किंग की हुई, देखो यहाँ पे 50 मिलीलीटर तक पानी है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ना आपको सॉल्ट ऐड करना है। मान लो आपने इसमें 50 ग्राम सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, अब 50 ग्राम सॉल्ट को ऐड करने के बाद अगर इसमें अच्छे से आप मिलाते हो इसको, तो भाई हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। जैसे वो कौवा था ना, जो मटकी में कंकड़ डालता है तो पानी ऊपर आता है, वैसे हमने सॉल्ट डाला तो पानी को ऊपर आना चाहिए था। बट आप देखोगे कि सॉल्ट तो इसमें मिल चुका है, तीसरे वाले बीकर में देखो सॉल्ट यहाँ मिल चुका, बट पानी का लेवल तो अभी भी 50 मिलीलीटर ही है, बढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो जो नमक हमने डाला था कहाँ गया, गायब हो गया क्या? गायब नहीं हुआ बेटा। क्या हुआ, जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, मान लो ये वाटर के एटम्स है, ठीक है, तो इनके बीच में आपका कुदरती यानी कि नेचुरली आपका स्पेस होता है, मैंने एग्जांपल के रूप में बताया ना। अब इनके बीच में आपका जो सॉल्ट्स के जो आपका पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, फिट हो गए। ठीक है, तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट। इससे हमको क्या मालूम चला, इससे हमको मालूम चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे कि इस केस में आपका वाटर है ना, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है दोस्तों, स्पेस होता है। प्रूफ हुआ। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब इसका मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर देखें तो एक परफ्यूम वाला एग्जाम्पल याद रखना, उसको आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे। अगरबत्ती दैट इज इंसेंस स्टिक, उसको आप बोल दो। कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल ले लो, कॉपर सल्फेट, अब इसको देख लो यहाँ पे। कॉपर सल्फेट को जब आप डालते हो ना किसी बीकर में, तो ऑटोमेटिकली जो बीकर है उसका कलर आपका कुछ समय के बाद कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। पूरा बीकर ही ब्लू हो जाता है, देख भी लो उसको अच्छे से। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल ले लो। पोटेशियम परमैंगनेट मैंने दिया ही था आपको एग्जाम्पल, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं बेटा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्लियर। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये हमको समझना है। देखो आप लोग जब क्लास 11 में जाओगे ना, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा कि भाई सपोज दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, एनीथिंग विच हैज गॉट मास विल अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा कोई भी चीज़ में मास है ना, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ऐसा हम पढ़ेंगे क्लास 11 में, थ्योरम भी पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी तो आप क्लास 9 में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो बेटा क्या है ना, दुनिया में किसी भी चीज़ का आपको निर्माण करना है, किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैटर तो चाहिए ही, है ना। जैसे गैस ही ले लो आप, गैस भी क्या है, मैटर, मैंने बताया ना। एनीथिंग विच हैज गॉट इट्स मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, मैटर, मैंने बताया। तो किसी भी चीज़ का निर्माण आपको करना है तो मैटर तो कंपलसरी है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो कोई सा भी पार्टिकल, उसका एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब उसके जो आपका एटम्स हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हों, अट्रैक्ट करते हों। एकता में शक्ति, देखो ऐसे अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो उसका शेप बन पाएगा। अदरवाइज वो शेप कैसे होगा। सपोज ये एक पेन है, ये दिखाई दे रही पेन आपको, ये पेन अपने शेप को मेंटेन किए हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पेन के जितने ही पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी आपका मटेरियल का, एक प्रकार के सब्सटेंसेस का, इसको हम बोलते हैं आपका फोर्स, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोहेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कोहेशन। जब भी एक टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कोहेशन, या फिर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट? कोहेशन। क्लियर हुआ। अब इसी में मान लो मैं इस पेन के मटेरियल में एक नया मटेरियल जोड़ता हूँ, मान लो मैंने ये वाला मटेरियल जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ूंगा तो दीज आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो इनके बीच जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हिंदी में बोलते हैं इसको, सॉरी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एडहेशन। क्या कहते हैं? एडहेशन। तो अभी अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कोहेशन, तो हम एडहेशन पे बात नहीं करेंगे, हम पहले कोहेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इट मीन्स there are some force of attraction between the particles of matter which bind them together। मैंने अभी बताया आपको, this force of attraction between the particles of same substances is known as what? Is known as the cohesion।
क्लियर है? अच्छा, कोहेशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड मैटर। भाई दिस इज द रीजन व्हाई द सॉलिड सब्सटेंसेस टेंड टू मेंटेन देयर शेप। होता है ना, जो कोहेसिव फोर्स है आपको सॉलिड में अधिक मिलेगा। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड में आपको कोहेशन फोर्स अधिक मिलेगा, इसीलिए इसका अपना शेप होता है। लिक्विड में कम मिलेगा, तभी तो लिक्विड बहता रहता है ना, लिक्विड बहता रहता है। और जो गैसेस है उस पर और भी ज़्यादा वीक होता है, इसलिए गैस तो हमको दिखाई भी नहीं देती है। और हम आसानी से अपना हाथ ऐसे घुमा सकते हैं। भाई देखो ना, हवा में हाथ घुमा के देखो। फिर एक काम करना, बाल्टी में जाना, बाल्टी में अपने हाथ घुमा के देखना। हवा से तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। और सॉलिड के किसी टब में, यानी कि मान लो लकड़ी का वुड होगा, बहुत सारी लकड़ियाँ होगी या मेटल होगा, वहाँ पे हाथ घुमा के देखना, हाथ टूट जाएगा तुम्हारा, मत करना कोशिश, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ना हम सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसा बोल सकते हैं। सॉलिड में कोहेशन फोर्स मैक्सिमम होता है, और गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह आपका मिनिमम होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? तो ये है आपका कोहेशन। अब इसी के हिसाब से जैसे मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ। देखो तीनों सॉलिड है ना, चॉक है, क्यूब ऑफ आइस है और आपका आयरन है। अब मैंने बताया ना कि सॉलिड में मैक्सिमम होता है आपका क्या, कोहेशन। अब सॉलिड में भी अलग अलग टाइप के सॉलिड हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन है। भाई आयरन को आप लोग एक हथौड़ा मारो ना, क्या आयरन टूटेगा क्या? हो सकता है आपका हथौड़ा ही टूट गया, उसकी लकड़ी टूट गया, ठीक है। तो आयरन तो बहुत मजबूत होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है इन दोनों की तुलना में, ठीक है। क्यूब ऑफ आइस को अगर मारोगे हथौड़ी तो ये टूट सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आयरन से तो ये कम मजबूत है। मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द आइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आयरन इज क्वाइट वीकर। क्लियर? चॉक को, भाई चॉक को तो हो सकता है आप हाथ से ही मसल लो। कई ऐसे होंगे मेरे स्टूडेंट्स, है ना, जो हाथ से ही चॉक को आपका मसलने की ताकत रखते हो। तो भाई चॉक जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, तो हाथ से भी उसको आप प्रेस कर सकते हो। तो चॉक, तो ये 3 मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दी ताकि आप समझ जाओ कि सॉलिड में भी आपका देयर इज अ वेरिएशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजिडनेस, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? तो चॉक, क्यूब और आयरन का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब एक बात, क्या बात है? देखो अभी तक ना हम क्लासिफिकेशन यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस पर मैंने चर्चा ही नहीं करी है अभी तक। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसी क्रम में एक आता है कॉन्सेप्ट रिजिड और फ्लूइड का। इसका मतलब क्या होता है? देखो कोई भी चीज़ रिजिड है मतलब कठोर है, एकदम सख्त है, लचीली नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब एनीथिंग विच इज़ अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल कैन बी टर्म्ड एज रिजिड, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में स्टोन ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजिड का डेफिनेशन। तो देखो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3 स्टेट ऑफ मैटर देखे थे। एक देखा था सॉलिड, एक देखा था लिक्विड, एक देखा था गैस। तो इन तीनों में जो सॉलिड है ना बेटा, वो इसी कैटेगरी में आता है, रिजिड वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो फ्लूइड क्या है सर, इसको भी देख लेते हैं। एनीथिंग विच कैन फ्लो इजली एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो आसानी से फ्लो कर सकती है और उसको रखने के लिए आपको एक वेसल चाहिए, यानी कि कोई पात्र चाहिए रखने के लिए, कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, कैन बी टर्म्ड एज आपका फ्लूइड। एग्जांपल्स हैं वाटर और क्लोरीन गैस। एग्जांपल के रूप में लिखा है क्लोरीन गैस, कोई सी भी गैस ले सकते हो आप, ठीक है। तो वाटर यानी कि लिक्विड एंड क्लोरीन गैस यानी कि गैस, दीज टू आर एक्चुअली फ्लूइड। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सॉलिड में मैक्सिमम होता है, गैस में वीक होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिजिड और फ्लूइड की, तो सॉलिड रिजिड है जबकि गैस और लिक्विड क्या है दोस्तों, फ्लूइड है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लेट्स क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीनों को देख लें। तो देखिए सॉलिड मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, क्लियर है। ड्यू टू देयर rigidity, these solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। मैंने भी आपको बताया कि just because of the reason that they are rigid, and why they are rigid, because they have the force of attraction between these particles is maximum। तो just because of this reason these solids tend to maintain their shape, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड की बात। अब लिक्विड की अगर बात करता हूँ तो क्या बताओ, ये है फ्लूइड, है ना। तो इट्स अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। इट हैज़ अ वेल डिफाइंड सरफेस, है ना। लिक्विड का अपना एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है। जैसे पानी को देखोगे तो पानी का एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है। सो इट कैन बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। ये ऑब्वियस ही बात है भाई, ऑल्दो वी नीड अ वेसल टू कीप दी फ्लूइड मटेरियल, बट वाटर चूंकि इसका अपना एक सरफेस होता है तो यू कैन कीप इट इन एन ओपन वेसल ऑल्सो। क्लियर दोस्तों? अच्छा, अ लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर, ये एक अब बात है मुझे समझानी पड़ेगी। क्या है देखो,
सपोज आपके पास एक कंटेनर है और आपने यहाँ पे लिक्विड भर के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि अ लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर। इसका मतलब ये होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड। ये तो क्लियर है, बट ये इतना भी वीक नहीं होता कि अपने ही सरफेस को छोड़ के कंटेनर को भरने के लिए आपका आगे बढ़ जाए, इतना भी वीक नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि अ लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर। क्लियर। अच्छा, गैस की बात करते हैं। गैस, अब देखो, गैस इट्स अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। अगेन द रीजन इज सेम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम, वीकर इन लिक्विड एंड वेरी वीक इन गैसेस। ठीक है, गैस में बहुत ज़्यादा वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके कारण होता ये है कि जो गैसेस होती हैं ना, उनको आप जिस भी कंटेनर में रखते हो वो उसको फिल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि गैसेस फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो अंदर समझ में आ रहा है ना भाई, सॉलिड के साथ तो ये चीज़ अप्लाई होती ही नहीं है, लिक्विड के साथ भी नहीं होती है, बट गैसेस फिल देयर होल कंटेनर। इट डज नॉट हैव अ फ्री सरफेस। जैसे पानी की एक डिफाइंड बाउंड्री होती है ना, एक सरफेस होता है पानी का अपना, सरफेस टेंशन बताऊंगा आपको, फिजिक्स में है वैसे, इसको तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए इतना जानना कि पानी का अपना एक सरफेस होता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या गैस का भी अपना एक फ्री सरफेस होता है? आंसर इज नो। ठीक है, गैसेस डज नॉट हैव अ फ्री सरफेस, सो इट हैज टू बी केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर। अगर आपको किसी गैस को स्टोर करना है तो आपको एक क्लोज कंटेनर चाहिए। जैसे कि अपने घर में जाना, घर में रसोई में देखना, एक सिलेंडर रखा होगा, उसको हम बोलते हैं एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस है जिसको हमने लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है प्रेशर डाल के, और उसको हमने सिलेंडर में भर दिया है। तो वो जो गैस है उसको हमको भर के रखना पड़ता है। अगर आप भाई, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई आपके गैस देगा, आप थाली लेके जाओगे, या दूध लेते हो ना घर में गंजी लगा के, वैसे आप गैस ले लो, नहीं ले सकते, क्योंकि गैस का अपना एक सरफेस होता ही नहीं बेटा। तो गैस को स्टोर करने के लिए हमको हमेशा क्या चाहिए? हमको हमेशा क्लोज कंटेनर चाहिए। इसलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया एलपीजी सिलेंडर का।